तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस समय रस्साकशी है। बीजेपी, सपा और बसपा में बैठकों का दौर जारी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं लखनऊ से। लालचंद, देखिए क्या कुछ हलचल इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से बैठकों का दौर जो है वो और ज्यादा तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। वहीं बसपा की मौजूदगी भी कई संकेत देती इस समय नजर आ रही है। देखिए निशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को यहां पर मतदान होंगे और 23 नवंबर को यहां पर नतीजे आएंगे। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले भी इस पर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां तैयारी करती हुई दिखाई दे रही थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता पे उनके सरकारी आवास पर बैठक हुई है और बैठक में देखने को मिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ सभी जो प्रभारी मंत्री थे उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। और सभी प्रभारी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे, जो राज्य मंत्री थे, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। क्योंकि 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है 10 सीटों की, लेकिन 9 पर ही चुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी सीटों के जो है प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार जहां फीडबैक लिया है सभी सीटों का, तो वहीं दिशा निर्देश भी दिए हैं और यह भी कहा है कि आप अपने क्षेत्र में रहें, वहां पर जनता की समस्याओं को सुने, जनता की समस्याओं का जो है निस्तारण करें और इसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करते रहें। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जनता से तमाम ऐसे जुड़े मुद्दे हैं जिनका समस्याओं का हल नहीं निकल पाया, उसको भी निस्तारण करने के जो है निर्देश दिया गया है। यानी कि ये माना जाए कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं और खुद उन्होंने दौरा किया था चुनाव ऐलान के पहले और तमाम सौगात वहां पर देते हुए दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां ऋण दिया, जहां रोजगार दिया, तो वहीं तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हुए इन 9 सीटों पर दिखाई दिए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है, जिस तरीके से बैठक हुई है, जब वो मंत्री निकले तो उन्होंने दावा किया है कि हम सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और चाहे अभी 10वीं सीट पर मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव करा लिया जाए तब भी हम जीतेंगे, 2 महीने बाद कराया जाएगा तब भी हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक विश्वास है जो उन्होंने जनता के बीच पैदा किया है और शायद उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो करते हुए दिखाई दे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में निशु जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी से में नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें बताया जा रहा है कि 2 सीटों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अंदर खाने से क्या जानकारी सामने आ रही है लालचंद? देखिए, किसी भी सीट पर पेच नहीं फंस रहा है। बीजेपी 9 सीटों पर जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने जनता के लिए बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है कहीं 2 सीटों पर की है, गाजियाबाद और अलीगढ़ सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और उम्मीदवार जो है वो पर्चा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नामांकन उम्मीदवार जो है वो पर्चा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि कहीं को जीतने के लिए गठबंधन की तैयारी चल रही है और आगे भी चलने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीडीए का नारा एक बार फिर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन उसका फायदा कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 सीटों पर चुनाव के बाद ना कोई सरकार बनने वाली है और ना ही जो है गिरने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, वो अपना जो है टेम्परेचर बढ़ाए रखे, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत और मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए साख का दाव है, क्योंकि बीजेपी का जो जनाधार लोकसभा चुनाव में खोया था उसको वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं जीत और मेहनत करती हुई
बीजेपी दिखाई दे रही। यही वजह है कि 30 मंत्रियों को पहले से ही जो है प्रभारी बनाया गया। 30 मंत्री जो है वहां पर जीतो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ने बैठक करके फीडबैक भी लिया है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जनता के बीच रहे और वहां पर प्रवास करें और जनता की समस्याओं को सुने, जिससे कि सभी 9 सीटों पर जो है एक बड़ी जीत हासिल हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त करते हुए सभी प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री को दिखाई दिया है और ये माना आश्वस्त करते हुए सभी प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री को दिखाई दिए हैं और ये माना जा रहा है कि जब 13 नवंबर को मतदान होंगे तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक होगा उसको भी खींचने के लिए, दलित वोट बैंक खींचने के लिए बीजेपी यहां पर जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कम हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं पीडीए के नारे के साथ उन्होंने बुनाने का काम किया था, उसको अब अपनी तरफ बीजेपी खींचने के लिए कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करती हुई यहीं पर दिखाई दे रही। फिलहाल बीजेपी का दावा है कि वो सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जी बिल्कुल, बीजेपी का जिक्र किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का भी जिक्र किया और अब बारी है बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी आमतौर पर उपचुनावों में इतना इंटरेस्ट लेती हुई नजर नहीं आती, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ उतर रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस बीएसपी का वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा कटा था। तो इस बार बीएसपी की ओर से क्या कुछ खास प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है? खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा में जो SC/ST को लेकर उप वर्गीकरण किया गया उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मायावती आमने सामने भी आ गए हैं। देखिए निशु, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। चाहे लोकसभा सीटों की बात की जाए, चाहे विधानसभा सीटों की बात की जाए, कहीं ना कहीं इस पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियां जो आजमाइश करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से पहले मायावती सत्ता में रहा करती थी, लेकिन जिस तरीके से उनका जनाधार कम हुआ, उनकी जमीन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खो गई। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हुआ, सिर्फ एक विधायक जीता, लोकसभा चुनाव हुआ, खाता तक नहीं खुला। तो जाहिर सी बात है उस जनाधार को वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे। कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन आप देखिए अब उत्तर प्रदेश में मायावती को उपचुनाव भी लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बसपा से खसका है, वो कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ भी गया है, या कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उस वोट बैंक को बचाने के लिए मायावती उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल टक्कर की बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है और बीजेपी के ही अंदर दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे कि समाजवादी पार्टी के पास कितने विधायक जाते हैं और कितना बीजेपी के पास जाता है। क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो 9 सीटों पर जो है जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चल रही है और जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो वो अपने विकास का नारा लेकर चल रही है। जो उन्होंने जनता के लिए काम किया, जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, उसको लेकर बीजेपी चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास 5 सीटें उनके पास थी, 5 सीटें उनके पास थी और उन्हीं 5 सीटों पर जो है अब बंटवारा होना है। किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है भले ही सत्ता ना बदले, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि 2027 में जो होने वाला चुनाव है विधानसभा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। जी बिल्कुल, निर्णायक भूमिका तो निभाने ही वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है और 9 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर ऐलान कर दिया और बीजेपी की ओर से फिलहाल पत्ते नहीं खोले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।